Hey everyone! So today we are going to start with a new topic, that is monopolistic competition. It is also a type of imperfectly competitive market. Now, when we talked about perfect competition and monopoly, these two forms are poles apart from each other. परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों ही अपने आप में एक्सट्रीम केसेस हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इनके अलावा और भी कुछ फॉर्म्स हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये कुछ ऐसी मार्केट फॉर्म्स हैं जिनके अंदर ना परफेक्ट कंपटीशन की तरह बिल्कुल इलास्टिक डिमांड होती है, ना ही मोनोपोली की तरह बिल्कुल एक सेलर होता है. ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली थोड़ी रियलिस्टिक लाइफ से यू कैन रिलेट. तो आज हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात करने वाले हैं. तो क्या है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टाइप ऑफ मार्केट? ये ब्लेंड है, ये एक मिक्स है, और इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ व्हाट? ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट और कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ मार्केट एंड मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट. सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो, मोनोपोली प्लस कंपटीशन. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कॉम्पिटिटिव फर्म और मोनोपोलिस्टिक फर्म इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. मोनोपोली का कैसे? मोनोपोली की जो प्रॉपर्टीज़ ये मार्केट फॉर्म लेती है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. जैसे मोनोपोली के अंदर बिल्कुल यूनिक गुड होता था क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सेलर था, यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है. जो डिफरेंट फर्म्स हैं उनके बीच में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है. फाइन. और परफेक्ट कंपटीशन की तरह यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं. सो परफेक्ट कंपटीशन की तरह या कॉम्पिटिटिव फर्म्स की तरह यहाँ पर बहुत सारी फर्म्स हैं, और मोनोपोली की तरह यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है. अब क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है और बहुत सारी फर्म्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे गुड्स फेयरली सिमिलर होंगे, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे. दिस इज़ द प्रॉपर्टी और दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ सच मार्केट कि गुड्स फेयरली सिमिलर है. क्योंकि आप ये समझिए, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स हैं, देयर आर सो मैनी फर्म्स, सभी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर एक फर्म होती लाइक मोनोपोली तो आप कह सकते थे कि यूनिक प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत सारी फर्म्स हैं और सभी एक दूसरे के प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट करती हैं, तो आप कह सकते हो कि गुड्स आर फेयरली सिमिलर बट दे आर नॉट सेम. They are close substitutes to each other. One example of such market can be the market of, let's say, toothpaste. Pepsodent, Colgate, पतंजलि का दंत कांति एंड व्हाट्स ऑन. अब इन सब में क्या कॉमन है कि ये सब टूथपेस्ट के वेरिएंट्स हैं, लेकिन क्या ये सेम है? नहीं, ये सब डिफरेंट है. देयर इज़ डिफरेंशिएशन इन दीज टूथपेस्ट. ठीक है, तो ये सब फेयरली सिमिलर हैं. फेयरली सिमिलर क्यों? क्योंकि ये सब टूथपेस्ट के वेरिएंट्स हैं और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं. ठीक है, सो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का. तो अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट्स हमारे डिफरेंशिएटेड हैं और बहुत सारी फर्म्स हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर इज़ इंटर रिलेशनशिप अमंग प्रोड्यूसर्स? येस. वाई? क्योंकि सभी प्रोड्यूसर्स क्लोज सब्स्टिट्यूट सेल कर रहे हैं, और क्योंकि बहुत सारी फर्म्स हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ इंटर रिलेशनशिप अमंग प्रोड्यूसर्स. अगर मैं कुछ प्रोड्यूस करना चाहती हूँ या मैं कुछ सेल करना चाहती हूँ, तो मेरे को ये कंसीडर करना पड़ेगा कि व्हाट माई राइवल इज़ सेलिंग, व्हाट माई राइवल इज़ प्रोड्यूसिंग, एंड व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ माई राइवल.
तो हमको अगर कुछ भी प्रोडक्शन का डिसीजन लेना है या कुछ भी सेलिंग डिसीजन लेना है, क्या प्राइस हम सेट करेंगे, कैसा गुड हमारा होगा, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे राइवल का गुड कैसा है, प्राइस क्या है, व्हाट ही इज़ सेलिंग, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये सब कुछ हमें कंसीडर करना पड़ता है। दैट्स वाई आई कैन से दैट इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देयर इज इंटर रिलेशनशिप अमंग द प्रोड्यूसर्स। वाई? बिकॉज दे आर सेलिंग क्लोज सब्सटीट्यूट्स टू ईच अदर। Now let us move to the features of monopolistic competition. Monopolistic competition के क्या important features हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स जो कि परफेक्ट कंपटीशन से आता है या कॉम्पिटिटिव फर्म से आता है वो है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वी हैव लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स जो कि कॉम्पिटिटिव मार्केट का बिहेवियर है। सेकेंड, दूसरा फीचर या दूसरी प्रॉपर्टी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो कि हम लोग कहते हैं मोनोपोली मार्केट का फीचर है। अब क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के प्राइसेस डिफरेंट हो सकते हैं। सभी प्रोड्यूसर्स अपने प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं अगेन टूथपेस्ट का, पेप्सोडेंट, कोलगेट और दंतकांति, ये तीनों क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं। लेकिन क्या ज़रूरी है कि इन सब के प्राइसेस सेम हो? एक प्रोड्यूसर अपने गुड की क्वालिटी को बेटर करके अपने प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो यू कैन से दैट देयर इज़ इन्फ्लुएंस ओवर प्राइस। सो दिस इज़ द थर्ड फीचर, थर्ड प्रॉपर्टी, क्या? दैट देयर इज़ इन्फ्लुएंस, सम इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस। सो दिस इज़ द थर्ड फीचर। अब क्योंकि प्राइस के ऊपर इन्फ्लुएंस है तो हम कह सकते हैं डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक प्रोड्यूसर अपने क्वांटिटी जो प्रोड्यूस कर रहा है उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यू कैन से दैट द डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड। अगर कोई प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लुएंस कर सकता है बाय चेंजिंग द डिमांड और बाय चेंजिंग द क्वांटिटी, तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सो दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। नाउ कम्स द फोर्थ प्रॉपर्टी और फोर्थ फीचर, दैट इज़ नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। अब ये नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन क्या है? जो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आपस में दो तरीके से compete कर सकते हैं। एक है प्राइस के थ्रू और दूसरा है प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स के थ्रू। प्राइस के थ्रू कैसे? मान लीजिए कि दो प्रोड्यूसर्स हैं, एक प्रोड्यूसर ने अपने प्राइस को कट कर दिया, अपने गुड्स के प्राइस में कुछ रिडक्शन कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं उसके जो गुड्स की डिमांड करते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उनके गुड्स के, वो शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे प्रोड्यूसर की तरफ, क्योंकि अब दूसरे प्रोड्यूसर के जो प्राइस हैं गुड्स के वो अब कम हैं, और क्योंकि दोनों क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं तो एक प्रोड्यूसर का कंज्यूमर दूसरे प्रोड्यूसर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है कंपटीशन थ्रू प्राइसेस में चेंज करने की वजह के करने के कारण आप आपस में compete कर रहे हो। दूसरा होता है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है जब प्राइस के अलावा आप किसी तरीके से compete कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने गुड्स की क्वालिटी में चेंज करके, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने गुड्स की एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर रहे हो, अपने गुड्स के ऊपर ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट कर रहे हो अपने गुड की, आप अपने प्रोडक्ट का अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ वेरिएशन कर रहे हो, तो इसे भी आप नॉन प्राइस कंपटीशन कह सकते हो। तो एक होता है प्राइस कंपटीशन बाय चेंजिंग द प्राइस ऑफ द गुड, और नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर आप अपने गुड का प्राइस चेंज किए बिना भी आप अपने राइवल की डिमांड को अफेक्ट कर रहे हो। सो दिस इज नॉन प्राइस कंपटीशन। देन कम्स द नेक्स्ट फीचर और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अब ये फ्री एंट्री और एग्जिट ये परफेक्ट कंपटीशन के जितना फ्री नहीं है और मोनोपोली के जितना डिफ़िकल्ट नहीं है। जो नई फर्म्स हैं
वो मार्केट के अंदर एंटर कर सकती हैं, लेकिन जितना इजी एंटर करना परफेक्ट कंपटीशन में था उतना इजी नहीं है। वाई? क्योंकि अगर कोई नया एंट्रेंट आना चाहता है मार्केट में तो उसे सबसे पहले ये देखना होगा कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से वो दूसरे प्रोड्यूसर्स की डिमांड को कैप्चर कर सकता है। सो दिस इज़ द वन थिंग दैट ही हैव टू कंसीडर, एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया। दूसरा, उसे एस्टेब्लिश्ड फर्म्स को अगर compete करना है, अगर उन्हें बीट करना है तो प्राइसेस देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस सेट किए जाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कैप्चर कर सके मार्केट की। तो इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एंट्री और एग्ज़िट फ्री तो है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के जितनी फ्री नहीं है। So this is the fifth property of monopolistic competition. Now comes the sixth feature. This is regarding the equilibrium. अब हम लोग जब मोनोपोली के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने सिर्फ एक इक्विलिब्रियम की बात की थी, इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म थी। तो MR इज इक्वल्स टू MC हमने कर दिया, और जो भी हमारा इक्विलिब्रियम आता है सेकेंड ऑर्डर कंडीशन से को पास करके हम उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन मान लेते हैं। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दो कंडीशंस काम करती हैं, दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस काम करती हैं। सबसे पहली इंडिविजुअल फॉर्म का इक्विलिब्रियम और दूसरा ग्रुप इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ ग्रुप इक्विलिब्रियम? क्योंकि फॉर्म जो मार्केट है उसके अंदर बहुत सारी फर्म्स हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, तो जो भी इक्विलिब्रियम होगा वो सभी फर्म्स का कलेक्टिव इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कंसर्न्स विद टू इक्विलिब्रियम्स, इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम एज वेल एज ग्रुप इक्विलिब्रियम। सो नाउ कम्स द डिमांड एंड MR कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म। हमारा थर्ड फीचर जो था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, दैट वाज कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। ठीक है, और जब प्राइस इन्फ्लुएंस हो सके तो हम कह सकते हैं कि डिमांड इज़ आवर डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर प्राइसेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है बाय चेंजिंग द क्वांटिटी तो डिमांड इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो दिस इज़ डिमांड. Now, what about the MR? MR curve is also downward sloping. Why? See, if quantity has to increase, अगर आपको quantity increase करनी है तो क्योंकि downward sloping demand curve है तो price should be reduced, price कम होना चाहिए, right? तो अगर additional quantity आपको produce करनी है तो price will reduced, और अगर प्राइस कम हो जाता है तो व्हाट वुड बी द मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू विल रिड्यूस्ड एंड इट शुड बी लेस देन प्राइस। फाइन, अगर एडिशनल क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करते हो, एडिशनल क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको प्राइस फॉल करना पड़ेगा, प्राइस विल फॉल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी। अब जब प्राइस फॉल कर जाएगा तो मार्जिनल रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के लिए प्राइस रिड्यूस होता है तो जो एडिशनल रेवेन्यू है फ्रॉम दैट इंक्रीज्ड एडिशनल आउटपुट, तो मार्जिनल रेवेन्यू विल फॉल। ठीक है, एंड दिस रिड्यूस्ड MR विल बी लेस देन P। ओके, सो और आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो में हमने देखा था AR इज़ इक्वल्स टू P, तो वी कैन से दैट MR इज़ लेस देन AR। तो इसलिए MR लाइज बिलो द AR। सो वी कैन से दैट एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, MR curve is also downward sloping, but MR curve lies below average revenue curve. So now comes the question on which factors this demand curve depends. So we know the demand curve is downward sloping, right? So here we have two factors on which this demand curve depends. First, the nature
and second the prices. Nature and prices of what? The nature and prices of its closely competing substitute. जो क्लोजली कंपीटिंग सब्सटीट्यूट हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर के राइवल्स के गुड्स का नेचर और प्राइस है उस पर डिपेंड करता है डिमांड कर्व किसका? इंडिविजुअल फार्म का. सो यू कैन से दैट द डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल फार्म डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड प्राइसेस ऑफ इट्स क्लोजली कंपीटिंग सब्सटीट्यूट. अगर मैं कुछ प्रोड्यूस करना चाहती हूँ तो मेरा डिमांड कर्व क्या होगा? ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा. मेरा जो राइवल है उसके गुड्स का नेचर कैसा है प्लस उसके गुड्स के प्राइसेस क्या हैं. इन दोनों चीज़ों पे मेरी डिमांड कर्व की शेप पे अफेक्ट पड़ेगा. नाउ कम्स द MR कर्व. वी नो MR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है. वी ऑल्सो नो MR लेस देन AR है, यानी MR कर्व लाइज बिलो AR कर्व. बट what is the relationship between MR and AR? This MR is equals to AR into 1 minus 1 upon elasticity, the absolute elasticity. So this is the exact relationship between MR and AR. So now let us talk about the equilibrium in the monopolistic competition. तो इक्विलिब्रियम को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे. मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस इस टाइप की इस मार्केट फॉर्म में है, इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम और ग्रुप इक्विलिब्रियम. तो हम इन दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे. पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल फॉर्म का इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में क्या होगा और लॉन्ग रन में क्या होगा, और फिर हम पढ़ेंगे ग्रुप इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में क्या होगा और लॉन्ग रन में क्या होगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम. तो इंडिविजुअल फर्म की जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम बात करते हैं तो वी नो कि प्राइसेस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. इसी को अगर हम कंपेयर करें परफेक्ट कंपटीशन से, तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म प्राइस टेकर्स होती थी. वहाँ पर प्राइस गिवन होता था और गिवन प्राइसेस के ऊपर कितनी भी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर सकते थे. एक इंडिविजुअल फर्म को प्राइसेस गिवन होता था और गिवन प्राइसेस पे वो क्वांटिटी अपनी मर्जी से प्रोड्यूस कर सकती थी. बट ऐसा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नहीं होता. जो फर्म्स हैं उनके जो आउटपुट है, उनकी जो सेल्स होती है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है. सबसे पहला प्राइसेस पे, दूसरा उनके गुड्स के नेचर पे, और तीसरा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर पे या एडवर्टाइजिंग आउटले पर. इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि एक मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म की कितनी सेल्स होंगी. फाइन. तो जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे थे तो क्वांटिटी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. गिवन प्राइस पर एक इंडिविजुअल फर्म कितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती थी. लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक प्रोड्यूसर की जो क्वांटिटी होती है या फिर सेल्स होती हैं वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही हैं. प्राइसेस पे, प्रोडक्ट के नेचर पे और एडवर्टाइजिंग आउटले पे. So let us talk about the short run equilibrium conditions for individual firm. अब शॉर्ट रन में हम जानते हैं कि एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल लॉसेस दोनों इनकर कर सकती है. शॉर्ट रन में देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एज वेल एज सुपर नॉर्मल लॉसेस. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग प्रॉफिट्स और लॉसेस चेक कर सकते हैं in the monopolistic competition, and this is same as we did in the previous video. We know that the demand curve is downward sloping here. So this is the demand curve. MR curve is also downward sloping and it is below average revenue curve. This is the marginal cost curve which is U-shaped. This is the average cost curve and this MC is intersecting this average cost curve from the below. So we know the first condition or the first equilibrium condition is MR is equals to MC.
which gives us equilibrium quantity. So this is QE, equilibrium quantity. In order to get the equilibrium price, what we will do, we will stretch this line to the aggregate revenue curve and get the equilibrium price. So now we know the equilibrium quantity as well as equilibrium price. अब नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं या सुपर नॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं, फर्म को ये चेक करने के लिए हमें ज़रूरत है एग्रीगेट एवरेज कॉस्ट कर्व की. तो व्हाट वी विल डू, गिवन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे हम देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट क्या है. सो दिस इज़ द एवरेज कॉस्ट कर्व. तो जहाँ पर एवरेज कॉस्ट कर्व को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वाली लाइन इंटरसेक्ट करे, वो हमें बताएगी कि इतने क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए कितनी एवरेज कॉस्ट पड़ती है टू द फर्म. और अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस एवरेज कॉस्ट से कम है ज़्यादा है, तो वी विल से प्रॉफिट्स हो रहे हैं फर्म को. सो दिस इज़ द प्राइस एंड दिस इज़ द एवरेज कॉस्ट. सो हियर प्राइस इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स हो रहे हैं फर्म को. और कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, दिस रीजन विल टेल अस द प्रॉफिट्स. तो शॉर्ट रन में किसी फर्म को, इंडिविजुअल फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और सुपर नॉर्मल लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता है. व्हाट वुड हैपन इन द लॉन्ग रन? In the long run, again we have downward demand curve or average revenue curve, downward MR curve. Our MC curve is U-shaped, but the difference is हमारा जो long run average cost curve होगा, that would be tangent to demand curve. LAC long run average cost curve would be tangent to demand curve. So it would be something like this. Point A is the tangency between demand curve and the average cost curve in the long run, and this MC is intersecting at the least point or the minimum point of average cost curve. So again we can see the equilibrium conditions. First, MR is equals to MC, which will give us equilibrium quantity. उसके बाद we will get the price level. So we get this equilibrium price and this is equilibrium quantity. Now we can see कि profits हो रहे हैं firm को या losses हो रहे हैं. So again this is the same point of AC. AC वाला पॉइंट भी हमारा सेम है जहाँ पर प्राइस है. सो दिस इज़ AC. सो वी गेट P इज़ इक्वल्स टू AC. इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ इक्वल्स टू AC. एंड दिस सिचुएशन सेज दैट देयर इज़ नो प्रॉफिट्स एंड नो लॉसेस. तो हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म को ना प्रॉफिट्स होते हैं ना लॉस होते हैं. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डिमांड कर्व का टेंजेंट होता है. Right? So this is the long run equilibrium. But one thing that you have to keep a note of or you should pay attention to is that equilibrium quantity is less than quantity at minimum LAC. जो equilibrium quantity है वो minimum LAC वाली quantity से कम है. This point A is the quantity at minimum LAC and this point B is showing the equilibrium quantity. So the difference between the two has a specific name. ये जो equilibrium quantity है और जो equilibrium quantity और जो minimum LAC वाली quantity है, इन दोनों के difference को एक स्पेसिफिक नेम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी. नाउ दिस एक्सेस कैपेसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फॉर्म ऑफ मार्केट. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस एक्सेस कैपेसिटी इज़. वी नो ये हमारा LAC है और LAC की शेप इज़ U शेप.
तो LAC हमारा यू शेप है, दिस इज़ द मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म में हमारा जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी था दैट वाज समवेयर हियर, फॉलिंग पोर्शन, LAC के फॉलिंग पोर्शन पे हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, और ये हमारी Q है जहाँ पर हमारा LAC मिनिमम पॉइंट पे है, यानी कि मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट लेवल। दिस Q मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC इज़ द मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट लेवल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस Q मिनिमम पॉइंट माइनस QE इज़ व्हाट दिस एक्सेस कैपेसिटी इज़। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इसे हम एक्सेस कैपेसिटी बोलते हैं। अब द क्वेश्चन इज़ कि व्हाई दिस एक्सेस कैपेसिटी अराइजेस इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती। इफ़ यू रिमेंबर, परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो डिमांड कर्व है वो LAC कर्व को मिनिमम पॉइंट पर टच करता है। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है वही हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एट मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC भी है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज़ इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम और द मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC। तो वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में दोनों बराबर हैं, इसलिए एक्सेस कैपेसिटी इज़ ज़ीरो। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्वांटिटी एट मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC इज़ ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसलिए वी हैव सम एक्सेस कैपेसिटी। So this is the difference between perfect competition, one of the difference between perfect competition and monopolistic competition, कि perfect competition में there is no excess capacity, monopolistic competition में we have excess capacity, monopoly में भी there is excess capacity। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सेस कैपेसिटी अराइज क्यों होती है। सो वन रीज़न ऑफ एक्सेस कैपेसिटी कैन बी टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स और टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। मोनोपोली में जो मोनोपोलिस्ट है वो एक्सेस कैपेसिटी रखता है ताकि क्वांटिटी को कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करके प्राइस लेवल बढ़ाया जा सके, और ज़्यादा प्राइस लेवल पे दे कैन अर्न मोर प्रॉफिट्स। और कब तक कहाँ पर वो क्वांटिटी और प्राइस जितना प्रोड्यूस करेंगे कैसे डिसाइड करते हैं, बाय इक्वेटिंग MR इज इक्वल्स टू MC। दिस विल गिव देम द प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड प्राइस इन क्वांटिटी। यहाँ पर उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए फर्म्स एक्सेस कैपेसिटी रखती हैं, यानी कि जितना उनका ऑप्टिमम लेवल होता है, जितना क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर सकती हैं उससे कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करती हैं, और कम क्वांटिटी पे जो प्राइसेस होते हैं उसको इंक्रीज़ कर देती हैं ताकि दे कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। अब इसके बाद आता है कि व्हाट कैन बी द कॉजेज़ ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। क्या क्या कॉजेज़ हैं एक्सेस कैपेसिटी के, क्यों एक्सेस कैपेसिटी अराइज करती है। अब पहला जो कॉज है एक्सेस कैपेसिटी अराइज करने का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो है डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग होना। अगर आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो डिमांड कर्व एवरेज कॉस्ट के टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ एवरेज कॉस्ट के फॉलिंग पोर्शन पर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द डिमांड कर्व। अगर मुझे टेंजेंसी दिखानी है एवरेज कॉस्ट और डिमांड कर्व में, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टेंजेंसी दिखा सकती हूँ जहाँ पर एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल कर रहा हो। अगर मैं इस पॉइंट पर टच करना चाहूँ तो एवरेज कॉस्ट कर्व विल इंटरसेक्ट एंड विल नॉट बी टेंजेंट। तो अगर हमें एवरेज कॉस्ट कर्व और डिमांड कर्व की टेंजेंसी शो करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जब एवरेज कॉस्ट का फॉलिंग पोर्शन पे डिमांड कर्व टेंजेंट हो, राइट। सो दिस इज़ one of the reason for the excess capacity in the monopolistic competitive firm। तो इस डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हो, दिस इज़ द मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ LAC, और दोनों का जो डिफरेंस है ये आपको एक्सेस कैपेसिटी बता रहा है। और यहाँ पर डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी जो होगी दैट कैन ओनली रिड्यूस द एक्सेस कैपेसिटी। अगर डिमांड कर्व
ज़्यादा इलास्टिक होगा तो एक्सेस कैपेसिटी विल बी लेसर, और अगर डिमांड कर्व कम इलास्टिक होगा तो एक्सेस कैपेसिटी विल बी लार्जर. हाउ? If I use a more elastic demand curve, let's say this, so I can say that this elastic demand curve can reach more and more towards the minimum point of LAC. अगर मेरा डिमांड कर्व ज़्यादा इलास्टिक है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम पॉइंट की तरफ रीच करेगा, लेकिन अगर मेरा डिमांड कर्व कम इलास्टिक है तो it will have a higher difference between the minimum point of LAC and the equilibrium point of quantity. तो excess capacity ज़्यादा होगी. तो you can write it or you can make a note of it कि elasticity, demand curve की elasticity अगर ज़्यादा होती है तो excess capacity कम होती है and vice versa. So this is one of the reason for the excess capacity or the existence of excess capacity in the monopolistic competition. Now the second reason behind the excess capacity is free entry and exit, or there are large number of firms. So what happens is, in the monopolistic competition, large number of firms are present to meet the given demand. बहुत सारी firms already present हैं जो गिवन डिमांड है उसे मीट करने के लिए. तो इसलिए क्या होता है, ईच फर्म ऑपरेट्स विद एक्सेस कैपेसिटी. फॉर एग्जांपल, मार्केट में 100 गुड्स की डिमांड है और हर एक मार्केट और टोटल नंबर ऑफ फर्म्स हैं लेट्स से 100, और हर एक फर्म टोटल फर्म्स हमारी 100 है और हर एक फर्म की कैपेसिटी है लेट्स से टू प्रोड्यूस 50 यूनिट्स. तो अगर एक फर्म की जो कैपेसिटी है वो 50 यूनिट्स हैं और लेकिन मार्केट में डिमांड सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट्स की है, तो हर एक फर्म जो होगी वो सिर्फ एक यूनिट प्रोड्यूस कर रही होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जबकि कैपेसिटी उनकी है 50. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो गिवन डिमांड है उसको मीट करने के लिए हर एक फर्म को एक्सेस कैपेसिटी अपने पास रखनी पड़ रही है. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो उनके हिस्से आ रही है दैट इज़ 1, जबकि उनकी कैपेसिटी है 50 प्रोड्यूस करने की. तो यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी इज़ 49. दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली 1 यूनिट. So this is the second reason behind the prevalence of excess capacity. Now the question arises, is the excess capacity beneficial? So the answer to it can be yes, in some respects. For example, product differentiation leads to product variety, which is highly beneficial to consumers. So you can say that this excess capacity increase the consumer welfare. So this is how you can say that excess capacity is beneficial. So this is all for today. We'll meet in the next video. Thank you so much and have a nice day.